दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। मैं खुद को देखकर हैरान और दंग हुआ, ये कैसे कब कहां मेरा लाल रंग हुआ। भारत के पूर्व में स्थित पश्चिम बंगाल राज्य को सन 1947 से पहले बंगाल के नाम से जाना जाता था। अपनी तारीखी हकीकत के साथ साथ संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान और कला से लबरेज ये राज्य हिंदुस्तान की शान रहा है। भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भी यहीं के विद्वानों ने रचे हैं। राष्ट्रीय गान श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। साहित्य का पहला नोबेल प्राइज भी इसी राज्य यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि इस राज्य के दामन पर वक्त वक्त पर खून के छींटे भी पड़ते रहे हैं। आइए आज इस बेहतरीन राज्य की परतों को खोलकर इसके भीतर के अतीत और वर्तमान को खंगालें। ईसा पूर्व 3री सदी में यहां मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक का शासन रहा। 4ठी सदी में यहां समुद्रगुप्त का शासन रहा। बाद में यहां पाल वंश का भी शासन रहा। 13वीं से 18वीं सदी तक यहां मुसलमानों की हुकूमत रही। सन 1757 में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के हाथों नवाब सिर्राजुद्दौला की हार के बाद यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जम गई। दिल्ली से पहले कोलकाता ही अंग्रेजों की पसंदीदा जगह थी। 1911 तक कोलकाता भारत देश की राजधानी रही। 1960 के दशक में यहां भूखी पीड़ के नाम से साहित्यिक आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें शक्ति चट्टोपाध्याय, मलय राय चौधरी, देवी राय आदि ने हिस्सा लिया था और इस आंदोलन का चर्चा पूरे यूरोप में हुआ था। बंगाल में अध्यात्म और ज्ञान की एक गहरी गंगा बहती है। यहां स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष आदि महापुरुष हुए हैं। यहां सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विधान चंद्र राय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सत्येंद्रनाथ बोस, राजा राम मोहन राय, खुदीराम बोस, सत्यजीत राय, ऋतिक घटक, ईश्वर चंद विद्यासागर, मां श्वेता देवी जैसी कई महान विभूतियों ने जन्म लिया और इस पावन जमीन को और रोशन किया। मगर इसके साथ साथ इस सिक्के का एक और पहलू भी है। आजादी मिलने के बाद यहां कांग्रेस ने 3 दशकों तक सरकार चलाई। 1945 के जिन्ना के आह्वान पर डायरेक्ट एक्शन यानी दंगों में हुए सांप्रदायिक खून खराबे को यहां पे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसके छींटे आज भी वक्त वक्त पर दंगों की शक्ल में यहां उभर ही जाते हैं। दरअसल यहां के लोगों को वो सम्मान और इंसाफ कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इस राज्य का बंटवारा और अनदेखी ने यहां के संभ्रांत और सुसंस्कृत समाज में एक बेचैनी भर दी थी। कांग्रेस के राज में वो घुटन महसूस कर रहे थे। इसके बाद की नक्सलवाड़ी और वामपंथी विद्रोह की शक्ल सामने आई और उसने आग में घी डालने का काम किया। दरअसल पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसे दमन और जुल्म से दबाया नहीं जा सकता।
यहाँ कविता, कला और क्रांति एक साथ फलते फूलते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल को पहले कांग्रेस और फिर वामपंथियों ने कभी भी औद्योगिक रूप से पनपने नहीं दिया। शांत और सरल पश्चिम बंगाल को धीरे धीरे हड़तालों, प्रदर्शन, राजनीतिक रंजिश और उत्पात का अड्डा बना दिया गया। पहले कांग्रेस ने इसके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ के गरीब और मजलूम किसानों और मजदूरों को उनकी बेबसी के साथ तबाह होने या फिर पलायन के लिए छोड़ दिया गया। बिहार, उड़ीसा, आसाम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने बड़े शहरों में कामकाज और पनाह देने वाले यह राज्य खुद धीरे धीरे भीतर ही भीतर उबल रहा था। सन 1977 में कांग्रेस की सरकार को हराकर वामपंथी विचारधारा वाली कम्युनिस्ट सरकार ने यहां 35 सालों के लिए अपनी सत्ता का झंडा लहरा दिया। दरअसल कांग्रेस की हार और वामपंथियों की जीत के पीछे पश्चिम बंगाल के दबे कुचले गरीबों के भीतर का धड़कता हुआ वो बेचैन लावा था जो विद्रोह और बदलाव की शक्ल में बाहर आ गया था। लेकिन बदलाव के इस दौर में खून खराबे, जब्त, हिंसा और विरोध ने भी अपने पांव पसार लिए थे। धीरे धीरे ये अफरा तफरी यहाँ की जिंदगियों का एक मुसलसल हिस्सा बन गई। हर चीज पर विरोध, बहस, बेचैनी और फिर हिंसा यहाँ का एक आम किस्सा बन गया। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों द्वारा किए गए लैंड रिफॉर्म के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव नहीं किया गया जिससे नौजवानों के लिए रोजगार पैदा हो। खाली और परेशान हाथों को कारखाने या उद्योग मिल सके। काम को तलाशते हाथों में औजारों की जगह हथियार थमा दिए गए। इस तरह एक पढ़ी लिखी नस्ल को हिंसा और विद्रोह के रास्ते पर भेज दिया गया। वामपंथियों ने अपनी सत्ता की कुर्सी के पांव जमाए रखने के लिए हिंसा का जमकर सहारा लिया। इन 35 सालों के शासन में तकरीबन 35,000 से ज्यादा लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई। अरबों रुपए की संपत्ति तबाह हो गई। कोई भी बड़े कल कारखाने यहां आने से बचते रहे। टाटा की नैनो की वीर भूमि से ममता बनर्जी द्वारा विरोध और फिर विदाई इस मासूम राज्य का एक और बुरा दौर था और एक और बदकिस्मती थी। नक्सलवाड़ी से शुरू हुए नक्सल विद्रोह ने देश के बाकी हिस्सों में भी बेरोजगार और हताश युवकों को अपनी तरफ खींचा। वामपंथियों ने भी रूस के लेनिन, स्टालिन और चीन के माओ की लोरियां सुना सुनाकर इन्हें विद्रोह की आग में डुबो दिया। इधर कांग्रेस ने इस विद्रोह की वजह को तलाशने की जगह उन पर जबरदस्त जुल्म किया और इस आग में हजारों नौजवानों को स्वाहा कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में नक्सलवाड़ी से आजाद हिंदुस्तान की पहली सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। कांग्रेस ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल डाला। 1992 के बाद से ही दुनिया में वामपंथ कमजोर होने लगा था। इसी में आगे चलकर कांग्रेस छोड़कर आई ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वामपंथियों पर हल्ला बोल दिया था। सत्ता के संघर्ष में भी जमकर हिंसा हुई। अपने पुराने उत्पात के औजारों यानी देसी बम, पिस्तौल, गंडासे और डंडों का खुलकर इस्तेमाल हुआ। आखिरकार ममता ने सन 2011 में वामपंथियों से सत्ता हथिया ही ली। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो चुकी थी। ममता की युवा ब्रिगेड में अधिकतर वही लोग शामिल थे जो वामपंथियों को छोड़कर आए थे। इनके मुंह में पहले से ही हिंसा और खून लगा हुआ था। बस फिर वही हुआ जो होना था। पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, कत्ल, जुर्म और जुल्म के सिलसिले पनपने लगे। खुले भ्रष्टाचार यानी शारदा घोटाले जैसे कांड सामने आए।
कटमनी का नया सिलसिला शुरू हो गया। हर छोटे बड़े चुनाव में जमकर हिंसा होने लगी। सन 2020 और 2021 के चुनाव के चलते भी अब तक यहां 345 से ज्यादा लोगों की लाशें गिर चुकी हैं। चुनाव होने तक यहां कैसा तांडव होगा कोई नहीं जानता। इस बार इस खूनी संघर्ष के दूसरे छोर पर बीजेपी खड़ी है, जो अपने लिए सत्ता का मौका तलाश रही है। उसने फिर से राम के नाम को एक नए पैकेज में यहां खेल दिया है, जिसके जाल में ममता बनर्जी फंस चुकी है। कांग्रेसी और वामपंथी भी अपने लड़ाकों को असलहे के साथ तैयार कर चुके हैं। बीजेपी में भी लगातार पुराने वामपंथी और कांग्रेसियों के आने का तांता लगा हुआ है। अगर उन्हें कल सत्ता मिल भी जाए तो वो हिंसा और भ्रष्टाचार से खुद को बचा पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ईश्वर इस खूबसूरत शक्ल सीरत वाले राज्य को और रक्तपात से बचा ले। गिरा दो हाथ के खंजर, मिटा दो दूरियां यारों, खून से तरबतर हो जाएं क्या मजबूरियां यारों।